गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग व्योम, कैसी प्रिप चल रही है व्योम? मैम वर्कशीट सॉल्व करता हूँ मैं रोज, और वैसे जो नोट्स कभी कभार मुझे समझ नहीं आते वो एक बार नोट्स पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ, नोट्स इम्पोर्टेंट है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चों ने ज्वाइन करना था कर लिया। एक बार ग्रुप पे कोई मैसेज ड्रॉप कर देगा क्या फिजिक्स की क्लास के लिए? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, एक चीज बताओ, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। आज तुम इतने कम क्यों हो? पीडीएफ वो सॉल्व करी थी आज के लिए वर्कशीट? यस मैम। व्योम ने तो करी होगी, बाकी प्रतिष्ठा, आयुष? मैम पूरा नहीं करा लेकिन किया थोड़ा बहुत। ठीक है, पूरा नहीं कर पाए हो बट हाँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ज्यादा है ना, 50 है ना। कोई नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कि तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अब 2025 में मैग्नेटिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए थे। लेवल मॉडरेट था, ठीक है। ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत ही इजी आ गया एज कंपेयर टू 2024 से। लेवल जो है मॉडरेट रहा है। एक बार देख लेते हैं 2000, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि 25 में क्या पूछा गया था, ठीक है। पेपर तो देखा होगा ना 2025 का कैसा था? यही है पेपर तो। हाँ, तो एक बार देखो 2025 के क्वेश्चन लास्ट में शीट, जब तुमने ये वर्कशीट देखी होगी
तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये 2025 के क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस। तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बन जाने चाहिए थे, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पर स्टेटमेंट ऐसी है कि स्टेटमेंट पढ़ के 2 मिनट तो ऐसे लगेगा कि कौन सा इसमें से कॉन्सेप्ट लग सकता है। बट बाकी पेपर का जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट टू इजी रहा है। सिर्फ हम कौन से टॉपिक्स यहाँ से आज फॉर्मूले पढ़ेंगे, ज्यादा मैं फॉर्मूले पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। शीट अगर चाहिए तो ये मिल जाएगी तुम्हें। एक तो ये वाले तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक तो एक्सिस वाला हमें पता होना चाहिए, या देखो ये एक्सिस के लिए है। अगर तुम ये वाला जो फॉर्मूला है ना म्यू नॉट एन, देखो हमारे पास एक ये सर्कुलर है रिंग है, ठीक है। अगर इस सर्कुलर रिंग में करंट आई फ्लो कर रहा है, अगर मुझे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। अगर जैसे ही मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट पे निकालनी है तो मैं ये एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ सेंटर के लिए है। अगर मुझे इस पॉइंट पे भी फील्ड निकालनी है, ठीक है, अगर या इस पॉइंट के बाहर निकालनी है, चाहे ये पॉइंट इनसाइड हो या आउटसाइड हो, सेंटर के अलावा जो भी है मुझे एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज का याद रखें, ये तुम्हारा एक्सिस वाला फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर रेडियस है, एक्स जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स। फिर सोलिनॉइड का फॉर्मूला आता है हमारे पास म्यू नॉट एन आई, ये टॉरॉइड का है। फर्क बस इतना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पर जो लेंथ है वो एल की जगह 2 पाई आर हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है टॉरॉइड में। एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आया था सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से, थ्योरी बेस्ड, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, थ्योरी बेस्ड था पर न्यूमेरिकल पूछा गया था। जिसको थ्योरी आती होगी वो क्वेश्चन हैंडल कर लेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, देखो जैसे हमारे पास गॉस लॉ था, यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ है। क्या है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ करंट है, मतलब मेरे पास I1 करंट है, I2 करंट है, I3 करंट है, सबकी डिफरेंट डायरेक्शन है। जैसे I1 I2 आउट ऑफ द प्लेन है, I3 इन द प्लेन है। अगर मुझे इन तीनों की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। अब इस एम्पियर लूप की हमेशा तुम्हें इस लूप की एक, भाई लूप है, इस लूप की भी एक डायरेक्शन होगी। अब देखो इस लूप की एक डायरेक्शन है तो तुमने क्या लिखा, देखो बी डॉट डीएल यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें जितने एरिया के लिए निकालना है, डीएल क्या है, एम्पियर लूप, ठीक है। एम्पियर लूप का लेंथ म्यू नॉट टोटल करंट, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ टोटल करंट इनसाइड द लूप। याद रखो ये वही करंट है जो लूप के इनसाइड है, तो लूप के इनसाइड वाला ही करंट आएगा। जैसे I4 और I5 लूप के बाहर है तो मैं क्या काउंट करूंगी इनको, प्रतिष्ठा बोलो, क्या लूप के बाहर वाले करंट काउंट होंगे? हेलो बच्चों, यस मैम, यस मैम। हाँ नहीं, लूप वाले करंट जो है वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम अकॉर्डिंग टू द, देखो करंट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द लूप की डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू लूप्स डायरेक्शन। तो जो लूप की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करंट की डायरेक्शन लेंगे। जैसे अब लूप की डायरेक्शन में अपना फिंगर घुमाओ तो जो आपके पास जो थंब आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी जो बाहर वाली डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे कि I1 और I2 पॉजिटिव हो गया, I3 नेगेटिव हो गया। तो डायरेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू द लूप लेंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास देखो अब की बार फोर्स ऑन मूविंग चार्ज से जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत इजी क्वेश्चन थे, मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था और सिर्फ इसी से आया था कि मतलब ये जो रेडियस पूछ लिया था और टाइम, इन दोनों से ही क्वेश्चन आया था। यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में याद रखो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे हमेशा उस पर जो फोर्स लगेगी हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन हो जाएगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन किसी भी चार्ज पर हमेशा जीरो होगा? यस, हमेशा वर्क डन, सॉरी फोर्स जीरो नहीं होगा,
वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा इस वाले फॉर्मूले से, F इक्वल्स टू QVB। ठीक है, हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों? फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? पाम, राइट हैंड मैम पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल से। मैंने तुम्हें बस यही वाला रूल सिखाया, हम राइट हैंड पाम रूल से सीखेंगे। हाँ बोलो बोलो। ये हम डायरेक्शन निकालेंगे। देखो फोर्स की डायरेक्शन हमें ये बताती है कि तुम्हारा जो चार्ज है ना वो किस डायरेक्शन में घूमेगा। बस जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा वो उसी डायरेक्शन में तुम्हारा चार्ज पार्टिकल घूमेगा। अब क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं? अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली चार्ज ड्रॉप किया गया है, जैसे इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर है। अब बताओ क्या होगा? अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा? सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा। करेक्ट? यस मैम। भूल तो नहीं गए? हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी तो चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलरली घूमेगा, जिसका रेडियस mv/qb, टाइम पीरियड 2πm/qb। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ध्यान देने वाली बात है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, 2πm/qb। देखो चार्ज और मास, यानी चार्ज मास के रेशियो पे और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के तो इंडिपेंडेंट है तुम्हारा टाइम पीरियड। ये चीज याद रखनी है। इसके बाद क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है जिसमें यहाँ तो देखो सर, यहाँ तो तुम्हारा जो इस वाले केस में तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कंप्लीट घूम गया, कंप्लीट सर्कल कर लिया। बट कई बार क्या होगा, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा, वो बाहर आ जाएगा, है ना, वो बाहर निकल जाएगा तुम्हारे फील्ड से। तो फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो क्या क्या सिनेरियो बनते हैं कि यहाँ पर क्या है, देखो रेडियस, मतलब कि चार्ज पार्टिकल वही है। हमेशा याद रखना, जब भी सर्कुलर मोशन में घूमेगा वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। जब भी चाहे वो सर्कुलर घूमे या सेमी सर्कल बनाए या कोई एक आर्क बनाए, अगर वो सर्कल में घूम गया, मतलब उसने सर्कुलर पाथ ले लिया, तो इसका मतलब है वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो टाइम, ये क्या है? थिकनेस। अगर हमारा जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए बताओ? अगर कंप्लीट सर्कल नहीं कर रहा, वो बाहर आ गया, तो यानी रेडियस कैसी है? लेस देन, मतलब जितने एरिया में देखो ऐसे समझो कि इतने एरिया में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इतने एरिया में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, बट तुम इसने क्या किया, ये थोड़ा सा सर्कल कंप्लीट करता है और फिर यहाँ से बाहर आ गया। तो इसका मतलब जो इसकी रेडियस है सर्कल की वो क्या है? थिकनेस से कम है। करेक्ट? तो अब ये टाइम पीरियड कितना लेगा सेमी सर्कल में बच्चों? टोटल सर्कल के लिए कितना होता था? 2πm/qb। तो आधे सर्कल के लिए कितना हो जाएगा? πm/qb। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पर इसने पूरा सर्कल किया है, यहाँ पर ये आधा सर्कल कर रहा है। अगर आधा सर्कल कर रहा है तो πm/qb। अब हो सकता है कि आधा सर्कल भी ना करे, सिर्फ एक आर्क बना के बाहर आ जाए, तो पूछेगा कि कितना टाइम पीरियड लगा। वो बोलेगा कि तुम्हारा जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है उसने क्या किया, वो एक इतने पर्टिकुलर एंगल से घूम के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया, तो मुझे बताओ कितना टाइम पीरियड कितना टाइम उसको लगा। तो कितना टाइम लगेगा भाई? कंप्लीट सर्कल के लिए 2πm/qb है, पर्टिकुलर किसी भी एंगल पे कैसे निकाल लेंगे? देखो 2π के लिए कितना टाइम लग रहा है, मतलब ऐसे समझो 360 के लिए कितना टाइम लग रहा है? t टाइम, यानी 2π के लिए मुझे टाइम लग रहा है t। तो 1 डिग्री के लिए कितना टाइम लगेगा? t/2π। ठीक है, और मुझे किसी भी थीटा के लिए निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय थीटा कर देंगे, और t की वैल्यू क्या है? 2πm/qb। तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकालना है, अगर हमारा पार्टिकल किसी भी थीटा से बाहर आया है, तो दिस इज द फॉर्मूला। नोट कर लो कॉपी में, θ/2π यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। इतना क्लियर है? बोलो यस मैम। क्या करा है भाई? अगर 2π जो है पूरे t टाइम में कवर कर रहा है, तो 1 डिग्री t/2π, फिर तुम्हें जितने थीटा का निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दो।
उसके बाद क्या होगा, एंगल ऑफ, अब इसके बाद क्या है, अगर हमारे पास रेडियस ज्यादा है, मतलब कि मान लो सिर्फ इतने रीजन में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अब क्या है, देखो वेलोसिटी तो v परपेंडिकुलर में ही है यहाँ पे भी, लेकिन अब हुआ क्या, जो सर्कल बनेगा यानी जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल घूमेगा, वो रेडियस उसकी क्या हो गई, थिकनेस से बड़ी हो गई, इसका मतलब वो बाहर चला गया। ठीक है, दो केस थे, ये वाले दो केस थे, केस 1 केस 2। तो अब ये वाला केस है जिसमें तुम्हारे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस बड़ी है, तो वहां पर तुम्हारा आता है डिफ्लेक्शन का, कि कितने से डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा बताओ कितने से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, कितने से डिफ्लेक्ट होगा, मैंने इसका पूरा थ्योरी भी कराया था क्रैश कोर्स में, अब तुम्हें वो याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो। क्वेश्चन आ सकता है कि जो चार्ज पार्टिकल निकलेगा उसका थीटा कितना है, ठीक है। ओके मैम। थीटा मतलब चार्ज पार्टिकल कितने से डिफ्लेक्ट हो गया, सेम चीज है। तो थीटा कितना है, देखो टी बाय आर। टी क्या है, व्हाट इज टी, थिकनेस, जितने भी तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है वो टी, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला mv बाय क्यूबी, और यहाँ से थीटा आ जाएगा साइन, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा, बस यहाँ से डेविएशन का ही एंगल पूछता है, कई बार पूछ चुका है, ये पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू का कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। फिर अगर आप वेलोसिटी को किसी, देखो दो के 3 केस हो गए। केस नंबर 1, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर में क्या घूमेगा, वो सर्कुलर मोशन लेगा, क्लियर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर में सर्कुलर मोशन। अब हो सकता है कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर दे, तो उसके लिए हमारा टाइम पीरियड पूरा का पूरा 2πm/क्यूबी। अब क्या हो सकता है कि पूरा सर्कुलर मोशन ना करे, आधा करे, तो उसके दो केस हैं, कि या तो रेडियस बड़ी है या रेडियस छोटी है। तो उसके ये दो केस याद रखें, एंगल ऑफ डेविएशन वाला जिसमें तुम्हारी रेडियस बड़ी हो जाती है, और एक ये वाला जिसमें आपकी रेडियस स्मॉल हो गई है। तो ये बस दो केस हैं छोटे छोटे, ये याद रखने, बस। फिर वही है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर्मूला हमें पता ही है कितना होता है, ILB। अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, अगर करंट कैरिंग वायर्स हैं दो, और उन दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, देखो क्या कह रही हूं मैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना फोर्स लगेगा, अगर किसी वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देती हूँ, ठीक है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर पर फोर्स लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी, ILB, ठीक है, ILB साइन थीटा, इतना फोर्स लगेगा। इसमें फिर केस बनता है कि अगर दो पैरेलल वायर्स का, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है, तो फॉर्मूला तो अभी भी यही लगेगा, F इक्वल्स टू ILB। तो आप एक का करंट ले लो और एक का मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 I/2πr। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। I2 जिस वायर पर निकाल रहे हो, L क्या हो गई उस वायर की लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहो तो μ0 I1 I2/2πr। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, अगर किसी डिस्टेंस पे निकालेगा तो हम उस डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे। बस यही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला M इक्वल्स टू NIA। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर हम किसी कॉइल को, मतलब हम अगर किसी भी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होगा, तो सेम टू सेम जैसे तुम्हारा डाइपोल वाला फॉर्मूला है वही रहेगा, बस वहां पे डाइपोल मोमेंट P होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, M। बाकी सारी कंडीशन, स्टेबल अनस्टेबल, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी सब सेम रहेगी। आप बस याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड है, और डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब देखो ये कब था, ये कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वही फॉर्मूला F इक्वल्स टू, जब कौन सा था मैंने कराया था इलेक्ट्रिक में, F इक्वल्स टू P DE/dx, है ना। और यहाँ पर ये देखो P को M से रिप्लेस कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये कब होगा, जब आपके पास फोर्स कैसा फोर्स लगेगा, कैसे, जब आपकी फील्ड कैसी होगी,
नॉन यूनिफॉर्म। घबराओ मत, इस फॉर्मूला याद रखो, अप्लाई कैसे करना है सारे क्वेश्चंस में हम करेंगे। अब ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 में। सिर्फ और सिर्फ देखो, जेई करता क्या है, मेरी बात सुनो। जेई एक चैप्टर, हमेशा एक चैप्टर से एक टॉपिक पकड़ता है और हर शिफ्ट में वही रिपीट होता है। 2023 में इस वाले टॉपिक को पकड़ा था, ये मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब की बार 2025 में मैग्नेटिक फील्ड के ही क्वेश्चन आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके शेप्स के मैग्नेटिक फील्ड निकलवाइए। तो ऐसे ही करता है, फिर हर शिफ्ट में सेम सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये 2023 में पूछा गया था, तो हो सकता, और हर 2 साल में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, तो ये याद होना चाहिए। अब इसमें मुझे बताओ कि तुम लोग क्या समझते हो HIB से, कौन बताएगा? बोलो। बताओ बताओ, कोई तो बताओ। हम बताओ। हाँ हाँ बोलो। मैम मैग्नेटाइजिंग, सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करते हैं। जो हमारा H होता है वो एक्सटर्नल फील्ड होता है जो हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। और उसका जो वैल्यू होता है वो तो फॉर्मूला लिखा ही है, बी एक्सटर्नल इज इक्वल टू म्यू नॉट H, और H की वैल्यू हो जाती है बी एक्सटर्नल बाय म्यू नॉट। और मैम जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, जिसको हम लोग I या M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बुक में M से है, वो होता है हमारा मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन में वॉल्यूम। और दोनों जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इनका जो यूनिट होती है ना, वो एम्पेयर पर मीटर होती है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। अब कुछ मटेरियल्स इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, वो उनका जो मैग्नेटिज्म है बहुत स्ट्रांग रहता है। कुछ लाइटली होती हैं जिन्हें पैरा बोलते हैं, और जो कुछ बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उसके अपोजिट उनका डाइपोल जाता है, वो होता है तुम्हारा डायामैग्नेटिक। तो ये उसी के ऊपर है। क्या देखो, H क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसके लिए डिफाइंड होता है कि मान लो मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। तो मतलब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस मटेरियल को रख दिया। अब उस मटेरियल को रखने के बाद मतलब कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए कि वो मटेरियल क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए, तो वो है H, उसको H से डिफाइन करा है। तो बी एक्सटर्नल इक्वल्स टू म्यू नॉट H। तो H किसके लिए डिफाइंड है? हमेशा H वहां यूज होगा जहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, आई से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, की कितना क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज हो सकता है। और आई को कैसे लिख सकते हैं? देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये बता रहा है कि आपने जब उस एक्सटर्नल फील्ड में उस मटेरियल को रखा और वो मैग्नेटाइज भी हो गया, तो वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, मतलब मैग्नेटाइज तो हो गया, पर कितना हो सकता है, लिमिट क्या है, तो वो बताएगा आई से इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब बी नेट क्या हो जाएगी? देखो, अब तुम्हारे पास उस मटेरियल में दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक तो जो एक्सटर्नल है और एक जो इंटरनल डेवलप हुई है। अब एक्सटर्नल कितनी है? ये रहा म्यू नॉट H। इंटरनल कितनी थी? इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई? म्यू नॉट I, ठीक है। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट I। ये हमारी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि जब इंटरनल और मैग्नेटाइज होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट I। लिख दिया हमने, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I।
अब बी नेट कितना है, अब बी नेट का मतलब मेरे पास दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, देखो म्यू एम इंटू एच वेक्टर, उस मीडियम की। अब म्यू एम यानी उस मीडियम को कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एच वेक्टर, तो म्यू नॉट म्यू आर एच वेक्टर, ठीक है। ये म्यू आर हो गया, ये एच, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, यहां से तुम्हारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहेगा, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई। अब जाई क्या है, जाई को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अब ये बताता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितनी आसानी से क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज, ठीक है। जाई क्या बताता है, कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। अगर जाई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। हाँ, अगर जाई की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर जाई की वैल्यू कम है या जाई की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो मैग्नेटाइज तो होगा बट एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता है जाई। तो डाया के लिए जाई की वैल्यू क्या होती है, डाया मैग्नेट के लिए मैम नेगेटिव। हाँ, तो देखो यहाँ पर है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। डाया के लिए जाई जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, पैरा के लिए लाइटली पॉजिटिव, फेरो के लिए हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी है, ये देख लो, ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है। ये क्या है, ये कौन सा मैग्नेट है, ये डाया मैग्नेटिक की हम बात कर रहे हैं, और ये पैरा की। तो देखो डाया के लिए तुम्हारा जाई नेगेटिव है, पैरा के लिए पॉजिटिव। रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी को भी याद रखना, म्यू आर की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। परमिएबिलिटी, ये वाली परमिएबिलिटी, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी, ठीक है। तो पैरा के लिए क्या है, ये देखो पॉजिटिव है, बट म्यू आर के लिए क्या है, 1 से कम है। तो डाया के लिए सब चीजें कम होंगी। फेरो तो तुम्हें पता ही है, फेरो क्या आएगा। अब फेरो में ना डोमेन एक चीज होती है, यहां से भी क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में। देखो अब एक चीज मुझे बताओ, देखो अगर मेरे कुछ यहां से देखो कि मेरे पास ना कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का डाइपोल मूवमेंट ही नहीं होता, कुछ ऐसे हैं जिनके पास खुद का डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास इंडिविजुअली तो होता है, जैसे पैरा में देखो इंडिविजुअल एटम का तो है, ये रहा डाइपोल, इंडिविजुअल का तो है, बट मैं जब पूरे मटेरियल की बात करूंगी तो हर एटम का डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट डाइपोल कितना आ जाता है फिर 0। तो ये है पैरा, समझ में आया क्या कह रही हूँ। पैरा में हर एटम के पास खुद का डाइपोल मूवमेंट होगा, पर जब मैं टोटल करूंगी ना उस मटेरियल का, तो वो नेट क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, वो हुआ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। डाया में तो इंडिविजुअल के पास ही होता ही नहीं है, इंडिविजुअल एटम के पास डाइपोल मूवमेंट होता ही नहीं है। फिर आता है फेरो, फेरो के पास क्या है, देखो जरा, ये देखो डोमेन्स बने हुए हैं ना, ये देखो, ये देखो, ये डोमेन बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा मटेरियल है जिसमें छोटे छोटे रीजन्स में मेरे पास डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब छोटे छोटे रीजन में मेरे पास डाइपोल मूवमेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये है फेरोमैग्नेटिज्म। अगर कोई पूछे क्या फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन्स में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डोमेन के अंदर 0 होगा या क्या होगा, तो डोमेन्स के अंदर डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। फिर आता है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ सिलेबस में वैसे तो है नहीं, बट फिर थोड़ा सा एक बार देख लो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे क्या होगा। सबसे बड़ी बात याद रखो, क्यूरी लॉ सिर्फ और सिर्फ पैरा और फेरो के लिए है, याद रखो क्यूरी लॉ सिर्फ पैरा एंड फेरो। देखो ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, पर एक एक लाइन जो मैं बोल रही हूँ उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्यूरी लॉ सिर्फ और सिर्फ पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही काम करता है, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये लिखो, डायामैग्नेटिक मटेरियल
इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। बट पैरा और फेरो, इनका डाइपोल मूवमेंट जो है ये तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए कैसे डिफाइंड है, जाई इक्वल्स टू सी बाई टी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होती जाएगी, यानी जो तुम्हारा मटेरियल है वो कम मैग्नेटाइज होगा, वो मैग्नेटाइज होगा ही नहीं। ठीक है, और क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्यूरी टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक के साथ क्या होगा, तो क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, देखो ये मैं इस पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये 10 मिनट का टॉपिक है, पर यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। यस यस मैम। हो जाओ, क्यों पढ़ोगे तुम। यस मैम। हाँ, तो मुझे बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो डाया के साथ क्या होगा। मैम डाया के साथ चेंज नहीं होगा। मैम कुछ नहीं होगा। मैम ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लिख लो। तो पैरा के लिए भी हाँ, पैरा के लिए, पैरा के लिए क्या है, मैम टेम्परेचर हम बढ़ाने पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरियस लॉ बस एप्लीकेबल है। हाँ, तो क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो पैरामैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ ससेप्टिबिलिटी नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैम ससेप्टिबिलिटी भी तो डिक्रीज होगी मैम, साई साई इज इक्वल टू सी बाई टी। हाँ, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, जाई इक्वल टू सी बाई टी। बट मेन क्या हो रहा है कि मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ससेप्टिबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी तो ये बता, वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि वो मैग्नेट, वो तो प्रॉपर्टी रहेगी, बट आई किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। यहाँ पर आई ज्यादा डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो आपका आई कम हो जाएगा, तो ये है। और ग्राफ फेरोमैग्नेटिक, हाँ ग्राफ मैंने ग्रुप पे सेंड करे थे, एक बार फिजिक्स वाला है ना उसकी मीडिया फाइल देख लेना, उसमें ग्राफ है, मीडिया फाइल में ग्राफ मिल जाएगा तुम्हें। चलो अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत हो गया। और बस मैम यही ये जो थोड़ी, लिखा आयरन निकल कोबाल्ट, ये क्वेश्चन आते हैं उसमें फेरो मटेरियल कौन कौन देखो से? ये तुम्हें याद, देखो मैं बताती हूँ, ये तुम्हें ऐसे याद नहीं करना, मैं बताती हूँ कैसे याद करना है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो तुम्हारे कंडक्टर्स है ना, जैसे कि कौन है कंडक्टर बेस्ट, निकल कोबाल्ट। देखो निकल कोबाल्ट और यही तो है मैक्सिमम फेरोमैग्नेटिक, निकल एंड कोबाल्ट, आयरन, ये क्या है, ये क्या है, कंडक्टर्स हैं, राइट। निकल क्या है, गुड कंडक्टर, कोबाल्ट क्या है, ऐसी गुड कंडक्टर। तो फेरोमैग्नेटिक में ज्यादातर यही होते हैं। फिर डाया में कौन से हैं, देखो ग्रेफाइट और बिस्मथ, मतलब ये कौन से मटेरियल्स हैं। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट इज कंडक्टर और इंसुलेटर, ग्रेफाइट कंडक्टर। इंसुलेटर मैम। कंडक्टर कंडक्टर है। नहीं लाइटली कंडक्टर है ना। हाँ ग्रेफाइट कंडक्टर है, बट ज्यादा कंडक्ट तो नहीं कर सकता ना, एक एक बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ऐसे ही इसमें रिलेटिवली पैरा लो है। रिलेटिवली लो है। हाँ देखो ये कार्बन का फॉर्म है, बट कार्बन का है ये एक इकलौता ऐसा फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, बट रिलेटिवली लो रहेगी। फिर आते हैं पैरा में, पैरा में कौन से जाएंगे, जो मीडियम वाले होंगे, जैसे एल्युमिनियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, तो वो जाएंगे तुम्हारे पैरा में। इस तरीके से याद रख लेना, जो बीच के हैं वो पैरा, जो एकदम हाईली गुड कंडक्टर्स हैं ज्यादातर वो फेरो में चले गए, डाया में बिल्कुल कम वाले चले गए। बस ये 2-3 एग्जाम्पल पता होना चाहिए, बाकी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस साई। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस।
मैम मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है एक्चुअली। मैम मेरा भी क्वेश्चन नंबर 2 में ही डाउट है। नहीं नहीं, ये क्यों ये करना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन दैट रीजन, ये तो एंगल ऑफ डिप वाला है, ये मैम मत करो। नहीं मैम, इसमें एंगल ऑफ डिप का वैसे ये ऐसे ही करते हैं जेई वाले की, बस वो नाम लिख देते हैं कि बच्चे छोड़ दे, लेकिन मैम कॉन्सेप्ट हमारा वही जो नॉर्मल वाला है वही है जो सिलेबस वाला है। अच्छा, इसमें ज्यादा यूज नहीं हो रहा हो गया क्या? जिसमें मैम बस एंगल दे रखा है उन्होंने मैम, एंगल डिप, एंगल ऑफ डिप, यानी कि वो एंगल दे रखा है। एंगल ऑफ डिप तो अर्थ वाला तो वो तो अलग है, ये तो नॉर्मल वो रोटेशन वाला है। अच्छा, एक सेकंड देख लेते हैं। The ceiling fan has 3 blades of length which is rotating with an angular velocity. The magnetic field of Earth in that region is 0.5 G and angle of dip is 30 degree. But अगर इसमें angle of dip लिखा हुआ है ना, अगर इन्होंने यूज कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा। मैम 2024 में भी डिलीटेड था लेकिन उसमें भी आया, तो बोनस क्वेश्चन चला गया होगा ना फिर। मैम एक चीज पूछनी है, इसी में पूछ लूं? हाँ बोलो बोलो। मैम मेरे को बस एंगल का वो था कि इसमें ना हम लोग परपेंडिकुलर वाला कॉस थीटा वाला क्यों नहीं ले रहे, हम लोग साइन थीटा वाला क्यों ले रहे हैं बस। और तो मैम इसमें वही वाला फॉर्मूला लग रहा है मोशनल ईएमएफ जो हमारा लगता है। हाँ, मोशन ईएमएफ इंड्यूस वाला, ईएमएफ इंड्यूस हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, एल स्क्वायर। हाँ हाफ बी। यस मैम, वो वाला लग रहा है खाली फॉर्मूला। बस ये है कि मैम ये जो थीटा है ना, जो बी है, वो हम लोग साइन थीटा वाला क्यों ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि कॉस थीटा वाला क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? मैम एक्चुअली आपका माइक मैम ऑफ है। आपका माइक ऑफ है। हो गया, मैंने नहीं करा था। ये एंगल ऑफ डिप का कॉन्सेप्ट है, ये एक बार रहने दो, क्योंकि मेरे को भी एंगल ऑफ डिप का कॉन्सेप्ट अभी रिवाइज नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एंगल ऑफ डिप क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, तो मैं भी अभी नहीं बता सकती कि एंगल ऑफ डिप एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं। मार्क्स मिल जाता है इस पे ना? ये बोनस ही जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ डिप है। अब हमें अब ये नहीं पता होगा कि हमें थीटा कौन सा लेना है, तो हम डी कैसे निकाल लेंगे, है ना? आउट ऑफ द बॉक्स इससे इस क्वेश्चन से अलग मैं पूछ रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 30, इसमें क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन दैट रीजन इज दिस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ डिप में कोई तो रिलेशन होगा ना निकालने का, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का भी हमें पता नहीं है कि एंगल ऑफ डिप के साथ क्या रिलेशन है। अभी इसको इसलिए रहने दो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ एंगल ऑफ डिप से कि क्या होता है एक्चुअली। तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बोनस क्वेश्चन चला जाएगा। 2024 में शायद ये अर्थ मैग्नेटिज्म डिलीट नहीं हुआ था, बट 25 के लिए अर्थ मैग्नेटिज्म डिलीटेड था सिलेबस से। चलो अब इनमें आ जाओ। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? फिक्स्ड कोर। हाँ, अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर्स में हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? मैम वो रेडियल के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियली करने अच्छा, के लिए। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, क्या पूछा है? सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैव ए फिक्स्ड कोर मेड अप ऑफ नॉन, नहीं ये कोर की बात कर रहा है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनाई गई है। रेडियल में तो हम क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन का, है ना? अगर मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करना हो तो हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। इसने पूछा है कि अगर हम कोर बनाते हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की है, तो इस मटेरियल का क्या फंक्शन होगा? तो देखो इसका फंक्शन क्या होता है कि कॉइल जो है उसको फटाफट किस में ले आता है? रेस्ट में, ठीक है? तो कॉइल जैसे ही मूव करेगी उसको फटाफट से अपना रेस्ट में ले आएगा, रेस्ट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या कह रहा है? देखो हमारे पास एक सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ भी गिवन है 15 सेंटीमीटर। टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न 60 टर्न्स है। अब पूछ रहा है कि बताओ कि अगर मुझे इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी की फील्ड को डीमैग्नेटाइज करना है तो कितना करंट चाहिए? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का सोलिनॉइड में कितना, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब डीमैग्नेटाइज के लिए मुझे क्या चाहिए? करंट निकालना है, यानी आई की वैल्यू पूछ रहा है। और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। बी तो हमारे पास क्या होता है? अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या बनेगी? अभी पढ़िए,
मैम मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वो तो आई थी ना, वो आई था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो इंटेंसिटी ऑफ कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई क्या था कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, और एच क्या था कि मुझे कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैं उसको क्या कर सकूं, या तो मैग्नेटाइज कर सकूं या डीमैग्नेटाइज कर सकूं। एच क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। याद करो एच मैंने क्या बोला था, एच था कि हम कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से उसको क्या कर सके, मैग्नेटाइज कर सके, कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं या कितना डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। सेम चीज है, मैग्नेटाइज करेंगे तो डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। और आई है इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हमें एच गिवन है, ठीक है। एच इज गिवन, तो एच का फॉर्मूला क्या था, बी एक्सटर्नल इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। तो यहां से देखो बी अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू एन आई, और ये किसके बराबर हो गया, एच के। तो आपको एच गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, आई आ जाएगा आराम से। भाई नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है ना, कितना 15 अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये 60/0.15 इंटू आई इक्वल्स टू एच की वैल्यू जो भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आप यहां से आई की वैल्यू निकाल सकते हो फॉर्मूले में रख के। क्लियर। तो हमारे ये याद रखना कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहाँ यूज करनी है, ये इन चीज का ध्यान रखना, आई और एच में कंफ्यूज मत होना। एच कहाँ यूज होगा, जब भी हम मैग्नेटाइज करेंगे किसी चीज को या डीमैग्नेटाइज करेंगे, वहां पर एच का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बताओ, ये भी 2023 का क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लॉन्ग कॉपर की ट्यूब है, ठीक है। ये मेरे पास एक लॉन्ग कॉपर की ट्यूब है। अब मैं क्या कर रही हूँ, बार मैग्नेट को रेस्ट से रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। ऊपर है बार मैग्नेट, अब मैं इसको रिलीज कर रही हूँ। तो बताओ कि कुछ समय बाद क्या होगा, मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही बार मैग्नेट स्लोली स्लोली नीचे आएगी, एरिया चेंज होगा ना। यस मैम। बोलो। यस मैम। एरिया के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। भाई फाई इक्वल्स टू बी ए। तो जो फ्लक्स लिंक करेगी इस मैग्नेटिक बार मैग्नेट के साथ, जो फ्लक्स लिंक कर रही होगी, क्या वो, भाई ये बार मैग्नेट है, सिंपल सी बात है, फील्ड लाइंस तो होंगी, फील्ड लाइंस तो होंगी, बट जैसे ही ये इससे क्रॉस करेगी तो हमारे पास फ्लक्स का जो लिंकेज है वो चेंज होगा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है। पर एक बात बताओ, जैसे ही ये पूरी इसके इनसाइड आ जाएगी, मतलब जैसे ये पूरी की पूरी इसके इनसाइड आ गई, क्या अब मेरे पास फ्लक्स का लिंकेज होगा या फ्लक्स चेंज होगा? इज देयर एनी फ्लक्स चेंज? नो, करेक्ट। अब कोई फ्लक्स का चेंज नहीं होगा। तो अब पहले देखते हैं कि फ्लक्स जब चेंज हो रहा तो क्या हो रहा होगा। डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg, ठीक है। अब एक बार याद करो एडी करंट्स, एडी करंट से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट देखो ये कॉन्सेप्ट उसी का ही है। क्या कह रहा है, अब डाउनवर्ड mg करंट एक्ट कर रहा है, आपकी फ्लक्स लिंक हो रही है, फ्लक्स लिंक हो रही है, मतलब आप फ्लक्स का चेंज हो रहा है। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से होगा क्या, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। अब एडी करंट क्या करता है, उस वही है सेम कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसके अपोजिट एक्ट करेगा, यानी ऊपर जो है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगा, अपोजिट में एक्ट करेगा। कुछ समय बाद जैसे ही तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स इस mg के बराबर आ जाएगा, तो यानी तुम्हारी जो बार मैग्नेट है वो कैसी स्पीड से मूव करेगी, कांस्टेंट स्पीड से। भाई एक बार तो वो एक्सीलरेट करेगा fm माइनस mg से, जो भी उसका आएगा, बट जैसे ही fm इक्वल्स टू mg आ गया तो उसके पास एक टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, फिर वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था किसका, लेंज लॉ का भी समझ सकते हो या फिर एडी करंट का भी, जिससे तुम्हारा मन करे। एडी से नहीं समझ में आ रहा है तो लेंज से समझ लो, लेंज लॉ से, कि फ्लक्स का लिंक हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होगा, मैम ईएमएफ। ईएमएफ नहीं, ईएमएफ तो चेंज हो रहा है, मतलब वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स के चेंज होने से वही बात है ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और वो ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होगी कि इसके चेंज को
अपोज करेगी, ठीक है। इसके चेंज को अपोज करने के लिए एफएम लगेगा ऊपर की तरफ। तो वही है कि कैसे मूव करेगी, कुछ समय बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगी, कुछ समय बाद। अगर स्टार्टिंग का पूछता तो वो वही आता जो स्टार्टिंग वाले केस में, कि रिंग में से हम मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन के साथ क्या होगा। तो वो इंस्टेंट पे तो इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, बट सम टाइम पूछ लिया तो कांस्टेंट स्पीड। तुम्हारा होमवर्क ये है इंस्टेंट पे बताना क्या होगा, ठीक है, इंस्टेंट पे। तो इंस्टेंट पे खुद बताओ, अगर मेरे पास अगर एफ, अब यहाँ पर नेट एक्सीलरेशन क्या आएगी, एफ एम माइनस एम जी, यानी टोटल एम जी से ग्रेविटी से वैल्यू कम हो गई, तो यानी एक्सीलरेशन क्या होगी, लेस देन जी और ग्रेटर देन जी, लेस देन जी मैम। हाँ। तो इंस्टेंट पे वैसे वर्क करेगा, पर कुछ समय बाद जाके कांस्टेंट हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, इन्होंने घुमा के पूछ लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बताओ। क्या होगा मैम बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट डायामैग्नेटिक के लिए? हाँ, रेजिस्ट ये सॉरी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, -1 और से तो वो -1 के आसपास होगी। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज ट्रू। तो मूव अवे तो मतलब उसकी टेंडेंसी क्या है, वो तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। क्यों भाई, यही तो है, डाया जो है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा, क्योंकि उसके डाइपोल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट अलाइन होंगे, अपोजिट अलाइन होंगे, और अपोजिट अलाइन होंगे तो वो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, दूर भागने की। तो यानी बोथ स्टेटमेंट जो है हमारी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कैसे करा है, क्या कह रहा है कि हमारे पास जो टोरॉइड है, हमने उसके स्पेस को किससे फिल कर दिया है, एक मटेरियल से जिसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी इतनी है। तो आप बताओ कि परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड विल बी, क्या होगा। मैम वही वाला हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। और देखो अगर मैग्नेटिक, अगर ये मटेरियल नहीं होता तो हमारे पास कितना होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपने ससेप्टिबिलिटी डाल दी है, यानी ससेप्टिबिलिटी वाला मटेरियल डाल दिया है, तो हम म्यू नॉट है ये, ठीक है, यानी कोई मटेरियल है, तो बी को क्या लिख सकते हो, दूसरे बी डैश को। सेकंड केस में क्या लिखेंगे, मैम 1 प्लस में साई। बी को क्या लिख सकते हैं, म्यू रिलेटिव लिखेंगे वहाँ। म्यू रिलेटिव था ना वो, तो म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई, तो ये तो म्यू नॉट है, तो आप कैसे करोगे, हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर 1 प्लस साई से। हाँ तो बी डैश कितना हो जाएगा, म्यू रिलेटिव एन आई, म्यू रिलेटिव कितना है, 1 प्लस जाई एन आई। तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, एक तो ये फर्स्ट केस में, सेकंड केस में ये। तो आपको परसेंटेज निकालना बहुत अच्छे से आता है, बी माइनस बी डैश अपॉन बी इंटू 100, बस ये करना है, ठीक है भाई। देखो ये जो ये वाला है टोरॉइड वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड कब है, जब आपका वैक्यूम में है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कोई मटेरियल रख दिया, तो बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी इक्वल्स टू मीडियम वाला, तो म्यू भी कौन सा यूज करोगे हम, मीडियम वाला, एन आई। मीडियम के लिए क्या हो जाती है ये, मैम आप म्यूट हो गए। लग रहा है तुम लोग मुझे म्यूट कर रहे हो।
म्यूट मत करो भाई, मुझे म्यूट मत मैम करो। हमारे पास तो एक्सेस ही नहीं है। फिर कौन कर रहा है? अब देखो, तो हम किसी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, म्यू एम, मीडियम का एन आई। तो मीडियम के लिए क्या होता है, म्यू आर म्यू नॉट। तो आपने यहाँ पे लिख दिया बी एम इक्वल्स टू म्यू आर म्यू नॉट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी एम इक्वल्स टू म्यू आर एज इट इज। म्यू नॉट एन आई किसकी है, फर्स्ट वाले केस में जब आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं था, बी एम इक्वल्स टू म्यू आर बी। तो मतलब डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि बी माइनस बी एम अपॉन बी। तो क्या है आपके पास, b माइनस म्यू आर बी अपॉन बी। तो b से b भी कट गया, तो सिर्फ इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो बस ये फॉर्मूले रखने हैं, ठीक है। मीडियम के केस में यहाँ पे म्यू मीडियम लगा देना, बाकी हो जाएगा। अब ये देखो, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बोलो। नो मैम। नो नो मैम। नो मैम। यानी तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। The induced magnetic dipole moment in a diamagnetic is always opposite to the magnetizing field। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो देखो 2023 का क्वेश्चन है, तो 2023 में यही पकड़ लिया इन्होंने। सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल फॉर मैम इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये तो हिस्टेरेसिस का है। हाँ, पर ये प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टी तो पूछ सकता है ना मैग्नेट की। मैम ये तो उसमें कर्व में आता था, वो जो अलग अलग कर्व पे होता था, वो तो मैम सिलेबस में ही नहीं था। हिस्टेरेसिस कर्व हट गया है ना सिलेबस से। यस मैम। मैम वैसे एडी करेंट्स भी हट गया है, लेकिन वो नहीं वैसे। नहीं, ये वाला क्वेश्चन एडी करंट का नहीं था, इसको तुम नॉर्मल लेंस लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो। यस मैम वो तो है। हाँ, कि अगर फ्लक्स चेंज हुआ है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ऐसी होगी कि तुम्हारे जो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी, तो इसलिए अपर डायरेक्शन में आया है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये नहीं करते, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। ये बताओ, susceptibilities of paramagnetic and ferromagnetic substance increase with decrease in temperature। यस मैम। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ससेप्टिबिलिटी के साथ क्या होगा, मैम इंक्रीज होगी। इसका आंसर स्टेटमेंट सेकंड, डायमैग्नेटिज्म इज रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशंस। देखो 2022 में कितना डीपली पूछा गया है। डायमैग्नेटिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलपिंग मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैम क्योंकि इंटरनली वो एक्ट करते हैं एक तरीके से, उसके अंदर जो एटम्स वगैरह होते हैं वो उसमें हाँ। ऑर्बिटल मोशन होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है आपकी, ट्रू है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 12 का क्या बोला है, देखो अब पोलर और नॉन पोलर पूछ लिया। अब नॉन पोलर का क्या कह रहा है, डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तो दिस इज ट्रू, ठीक है। क्या नॉन पोलर जो मटेरियल है उनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, when a non-polar material is placed in an electric field, center of the positive charge distribution of its individual atom or molecule coincide with the center of the negative charge distribution। ठीक है भाई, नॉन पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही जगह होते हैं। बट ये क्या कह रहा है, when it is placed in an electric field, distribution of its individual atom or molecule coincide with the center of the negative। नहीं नहीं, ये तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के होगा, तो ये तो गलत हो गया। यस मैम। ये अगर होता कि वैन ए नॉन पोलर मटेरियल, ये मैग्नेटिक फील्ड में तो अलग अलग हो जाते हैं, उल्टा दे दिया इन्होंने। रीजन फॉल्स है, रीजन इज फॉल्स। होना क्या चाहिए था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तब उनका पॉजिटिव और नेगेटिव कोइंसाइड करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या हो जाता है, वो पोलर बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में तो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये मैग्नेटिक नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर मैग्नेट। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वही फोर्स पे लगेगा ना, फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और अपोजिट में लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। तो हाँ, तो भी डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स ही है, इक्वेशन सही है, ठीक है। 12th भी ठीक है। नहीं समझ में आया तो किसी को पूछो।
मैम आ गया। अरे ये तो बेसिक ही चल रहा है, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो भाई? नॉन पोलर मटेरियल्स के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता बस। अभी ससेप्टिबिलिटी 99 है, परमिएबिलिटी पूछ रहा है, तो आपके पास म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस दाई का फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हो आसानी से। ऐसे ये फ्रैक्शन इंक्रीज पूछ रहा है कि अगर सोलिनॉइड को अगर मीडियम में किसी में रख देते हैं तो कितने से इंक्रीज हो जाएगी, तो बस आपको म्यू नॉट को चेंज करना है, किसमें? म्यू नॉट म्यू आर में, बस ये चेंज करते जाना, और म्यू आर को आप चेंज कर सकते हो 1 प्लस दाई से, तो ये चेंज निकलता चला जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 ये बताओ, हो गया था? मैम आप बता दो एक बार। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम आपका माइक म्यूट हो गया है फिर से। मैम मे बी कोई लैपटॉप वगैरह पे कोई ऐसा बटन टच वच हो जाता होगा, या तो इस वजह से नहीं हो रहा नहीं, होगा। ये स्क्रीन में तो विंडो चेंज हो जा रही है ना, ये तो नहीं है ना, विंडो बार बार चेंज करनी पड़ती है मुझे। मैम विदाउट एक्सेस के भी म्यूट कर सकते हैं माइक। हाँ म्यूट, मैं वही तो कह रही हूँ, माइक कोई भी म्यूट कर सकता है मेरा। कौन है ये बताओ? यस मैम, ऑप्शन तो आ रहा है। और अब की बार किसी ने, पता भी तो नहीं चलता किसने किया है इसमें। मैम आप एक्सेस ही डिनाई कर दो। मैम लिख के आता है कि कौन हमें वैसे करता है। मैम मेरे को भी अभी किसी ने किया। नाम बताना जरा हर्षिता। मैम मेरे को तो अभी प्रतिष्ठा नेम की जो गर्ल है उसने किया अभी, लेकिन उस प्रतिष्ठा क्या कर रही हो भाई? मैम यही है शायद, होस्ट मैनेजमेंट वाला। हाँ उसी पे ही कर रही हूँ। शेयर द स्क्रीन, टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन। ये तो तुम्हारा एक्सेस कर सकती हूँ मैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट व्हाट कैन डू मीटिंग लेट्स योर फोन। यस मैम, अब नहीं होगा। ठीक है, अब देखना ऑप्शन आ रहा है। नहीं नो आ मैम। हाँ जाओ अब करो नो मुझे। मैम। हाँ प्रतिष्ठा आपसे हो रहा है, हमें पता चल गया है। चलो आ जाओ, अगली बार से यही करा करूंगी, तुम लोग तो बहुत तेज बनते हो। हाँ क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है भाई, उस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम। अब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, और वो फील्ड जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है इस तरीके से। तो पूछ रहा है कि बताओ कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास हीट का तो एक ही फॉर्मूला है, क्या कल ही पढ़ा है, बताओ हीट का फॉर्मूला क्या है? तो आई स्क्र आर टी है, या वी स्क्र अपॉन आर टी है, ये फॉर्मूला है हीट का। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा होगा? फ्लक्स चेंज हो रही है, और फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? ईएमएफ यानी वोल्टेज। तो यानी मैं हीट का ये वाला फॉर्मूला मोस्ट सुटेबली लगाऊंगी, H इक्वल्स टू वी स्क्र बाय आर टी। वी कैसे निकालते हैं भाई? ईएमएफ क्या है? डी फाई बाय डी टी, करेक्ट। फाई आपके पास है, ईएमएफ कितना आ जाएगा? 2/3 0 माइनस 2t, तो ये कितना आ गया? 4t/3। तो ये तुम्हारी क्या आ गई? वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, तो हीट कैसे निकालोगी? वी स्क्र की वैल्यू 4t/3 का स्क्वायर, रेडियस कितना सॉरी आर, रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 1/8, और ये आपका टाइम। तो कहां तक टोटल हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल टिल द फ्लक्स बिकेम 0। तो इसको लिमिट कहां से कहां करेंगे? मतलब मुझे फ्लक्स को 0 करना है, तो फ्लक्स 0 कितने पे होगी, कितने समय में? टी की वैल्यू 3 पे है ना, टी की वैल्यू 3 पे, तो लिमिट लगा दो 0 से 3 पे।
भाई लिमिट क्या, अब देखो लिमिट लगानी है ना, तो लिमिट कैसे लगाएंगे, फ्लक्स जीरो, तो फ्लक्स जीरो कब होगी, देखो यहाँ पे जब मैं टी की वैल्यू 3 रखूंगी तो 3 3 जा 9, तो यानी फ्लक्स जीरो हो गई, तो यानी 0 to 3 मैं क्या लगा दूंगी, लिमिट लगा दूंगी। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन था, देखो फॉर्मूला बेस्ड ही था, तो थोड़ा सोचना था। ठीक है, Yes, ma'am. हीट का फॉर्मूला ये सभी हो सकता था जब हीट का फॉर्मूला याद हो, v स्क्वायर आर। अब तुम देखोगे कि ईएमएफ कहां से आ सकती है, तो ईएमएफ तो दी हुई है फ्लक्स, ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेंटर में पूछा है और पूछा है फिर √3 टाइम्स, तो यानी सेकंड केस में जो हमें लगाना है वो एक्सिस का फॉर्मूला लगाना है, सेंटर ऑन इट्स एक्सिस, तो सेकंड B2 जो आएगा वो एक्सिस का फॉर्मूला करके यूज करके आएगा। तो याद रखो एक्सिस का फॉर्मूला भी पूछा जा रहा है 2022 में। ये वाला देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वायर है जिसका लेंथ इतना है, करंट इतना फ्लो कर रहा है उसमें, और सर्कल में हम बना देते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, NIA। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक ही सर्कल बनाया है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है। करंट 14 है, एरिया आप निकाल लोगे, एरिया कैसे निकालेंगे, L इक्वल्स टू 2 पाई आर होगा। यस मैम। तो L गिवन है, R निकाल लेना और फिर एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी छोटी मोटी सी। अब ये क्या है, देखो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर Y कैसे निकालोगे, दो वायर दी हुई है, दोनों की लेंथ है, दोनों के पास करंट है। अब द वायर Y कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज 5 सेंटीमीटर। तो फोर्स निकाल लेंगे, F क्या है भाई, F इक्वल्स टू μ0/4 पाई आर। देखो यहाँ पर 4 लगाएंगे कि 2 लगाएंगे बताओ, लॉन्ग वायर है ना, 5-5 मीटर की है, लॉन्ग है, तो लॉन्ग के लिए क्या लगता है 2 साइन थीटा 90 जाएगा, 2 लगेगा। ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, I1 इंटू I2 मल्टीप्लाई बाय L। ये वाला सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 20 वाला बताओ, चलो अभी बताया है, ये गलत नहीं होना चाहिए, बताओ मुझे इसका आंसर, टेपा टापी मत करना। सेकंड। हाँ, जीरो मैग्नेटाइजेशन, ये तो अभी हमने देखा है कि जीरो डोमेन। अब देखो इसमें होगा क्या, मेरे पास एक ये पूरा मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक, बट इसमें मेरे पास ये डोमेन्स हैं। अगर मैं टोटल इस मटेरियल की बात करूंगी तो नेट मूवमेंट 0 है, बट अगर मैं इन डोमेन की बात करूंगी तो मुझे मूवमेंट मिलेगा। तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर। सैचुरेशन कैसे है, इस एक तरीके से सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट। देखो सैचुरेशन पे मत जाओ, जीरो मैग्नेटाइजेशन है, नहीं है। इस रीजन में क्या रैंडमली ओरिएंटेड है, नो ये भी नहीं है। विद कॉन्जिक्यूटिव मैग्नेटिक डाइपोल ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी नहीं है। तो बस मोस्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटाइजेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बस। हाँ, अगर भले ही तुमसे पूछता कि मैग्नेटिक मटेरियल का बिना मैग्नेटिक फील्ड लगाए क्या डाइपोल मोमेंट 0 है, तो बताओ यस और ट्रू, फॉल्स और ट्रू। मैम फॉल्स, तब भी 0 तो नहीं होगा मैम, एक तरीके से वो अलाइन होंगे। पैरामैग्नेटिक में मैम 0 हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, मैं मटेरियल की बात कर रही हूँ। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास क्या नेट डाइपोल मोमेंट है या नहीं है विदाउट अप्लाइंग एनी मैग्नेटिक फील्ड? मैम है, फेरो के पास। यस मैम है मैम, अलाइन हो रखे हैं ना सारे डाइपोल्स, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल्स एक लाइन में। हाँ, इस वजह से है मैम उनके पास। मैम पैरा में नहीं होता क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड है, इस वजह से। पैरा में तो नहीं होता, तो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये अब बताओ इनमें से, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तुम लोग कर लोगे, ये मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 23 जरा देखो। इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है कि टफ होगा कि इजी होगा? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, एक मैग्नेटिक निडल को रखते हैं जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, इनर्शिया इतना है। तो एक बात बताओ, ये उसी की तरीके का क्वेश्चन है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखा है,
डाइपोल को रखते हैं जैसे, या यहाँ पर बार मैग्नेट को रखते हैं, तो वो निडल किसका काम करेगी? मैग्नेट का, करेक्ट। तो क्या Yes, ma'am. फॉर्मूला आता है हमारे पास इस केस में? मैम हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर 1/2 पाई आई अपॉन वो क्या आता है, एमबी, ये वाला फॉर्मूला। और डाइपोल मूवमेंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता रही हूँ। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, आई अपॉन फिर ये आ जाता है पीई। ई इज द मैग्नेटिक फील्ड और पी इज द डाइपोल मोमेंट। अगर यही क्वेश्चन अगर तुमसे उसमें पूछ लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं, सेम है बस, ठीक है। देखो इसको, क्लियर है? यस मैम। मैम मैंने गलत बोल दिया, गलती से वो दूसरा वाला कंसेप्ट हाँ ईएमएफ वाला लगा दिया। इट्स ओके। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट भी गिवन है, क्या पूछ रहा है? फील्ड पूछ रहा है, और टाइम पीरियड भी दे रखा है। पर टाइम पीरियड देखो 10 ऑसिलेशन का दे रखा है 5 सेकेंड। तो मुझे तो टाइम पीरियड होता क्या है? एक ऑसिलेशन का, करेक्ट। तो एक ऑसिलेशन का कितना हो जाएगा? 5/10। तो वो तुम्हारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लग रहा है, वो टाइम पीरियड है। तो हमें एक ऑसिलेशन का वैल्यू निकालना है कि कितना हो जाएगा एक ऑसिलेशन का, 1/2। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 1/2 सेकेंड। किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। ये फॉर्मूला है, ये सीधा का सीधा टाइम पीरियड का क्वेश्चन है डाइपोल के लिए। ऐसी मैग्नेटिक डाइपोल और ऐसी इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोलो। आ गया? चलो अब तुम्हारा डाउट क्लास का टाइम। कौन कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, या मैं अपने अकॉर्डिंग करा दूं क्वेश्चंस? देखो क्वेश्चन नंबर 26 मैं ही करा देती हूँ, रहने दो, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन से क्वेश्चंस हैं? वर्क रिक्वायर्ड वाला। तो टॉर्क क्या होता है? mb sin थीटा। मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पर बात हो रही होगी किसकी? एनर्जी की, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की। तो वर्क क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से निकाल लेना पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है, कितना होता है बताओ? माइनस mb cos थीटा। तो बस ये वैल्यूज रखते जाना है और निकालते जाना है। तो डाइपोल दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक। ये भी तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी है, कॉइल इज इनिशियली इन वर्टिकल पोजीशन एंड रोटेट कर रहे हैं हम लोग इसको। तो एंगुलर स्पीड निकालनी है, कैसे एंगुलर स्पीड निकालनी है? कैसे नहीं, एंगुलर स्पीड एक्वायर्स आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री। तो एंगुलर स्पीड का क्या रिलेशन है यहाँ पर गिवन किसी चीजों से? एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर से। एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा पूछ रहा है। टाइम पीरियड से हम ओमेगा निकाल सकते हैं 2π/t करके। टाइम पीरियड से ओमेगा निकल जाएगा ना आराम से। तो कुछ वही कुछ रिलेशन लगेगा इसमें, एक बार देख लेना। एक सेकंड। द सर्कुलर कॉइल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एनी डायमीटर एंड रुक जाओ एक सेकंड। एंड m/l वाला लगेगा, m/l = e/2m वाला होता है ना मेरे हिसाब से। हाँ, एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो। A circular coil has moment of inertia around any diameter and it's carrying current to produce a magnetic। अच्छा, ये सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल को हमने
circular movement of inertia around any diameter and is carrying a current to produce magnetic moment. The coil is kept in vertical position and it rotates freely around a diameter. When a uniform magnetic field is applied, it starts rotating around its horizontal diameter. The angular speed of the coil acquires after rotating by 60 degree will be. तो angular speed निकालनी है भाई, टाइम पीरियड तो नहीं निकाल सकते यहाँ पे। IMB टाइम पीरियड मैम मेरे हिसाब से M/L जो हमारा I/MB, बी मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी गिवन है, वहां से ओमेगा। बट ओमेगा इन्होंने कंप्लीट बोला है कि जब हम उसको 60 डिग्री से घुमाएंगे, है ना, इन्होंने यहाँ पे ये टाइम पीरियड से तो नहीं होगा भाई ये सॉल्व, कुछ और सोचना पड़ेगा। बाय 60 डिग्री मैम ये जो M/L वाला फॉर्मूला होता है ना, M/L = E/2m, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हमें गिवन है और L जो होता है वो I/ओमेगा होता है। नहीं, ये कौन सा फॉर्म, ये ऐसे फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट देखिए, मैं बताती हूँ। फॉर्मूले से नहीं काम चलता, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो देखना है। ए सर्कुलर कॉइल हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्सेप्ट है, उसका टॉपिक का नाम है जो जिसमें से मैं बता रही हूँ। ठीक है, रुक जाओ। देखो, जब भी ये एंगुलर स्पीड वाली चीजें आए ना, चाहे तुम्हारे पास मैग्नेटिक डाइपोल हो या तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, ठीक है, यहाँ पर लगाना एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाएगा। एक सेकेंड में एनर्जी कंजर्वेशन। अब कह रहा है कि हमने एक कॉइल को रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक पर्टिकुलर डायमीटर के अबाउट तुम्हें इसका वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है कि इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब वर्टिकल पोजीशन में रखी हुई है और इट कैन रोटेट फ्रीली अराउंड अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रही है? अपने हॉरिजॉन्टल डायमीटर के हिसाब से, यानी ये कुछ इस तरीके से घूम रही होगी, ओमेगा इसका यहाँ होगा, ठीक है। जब ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी तो इसने क्या बोला कि जैसे ही ये रोटेट करती है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अराउंड दिस हॉरिजॉन्टल डायमीटर। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई 4 टेस्ला की, तो आप जब बताओ कि जब ये 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगी, यानी 60 डिग्री से कैसे रोटेट करेगी कुछ, यानी जब ये इतना रोटेट कर गई इनिशियल से 60 डिग्री, तो अब इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं क्या, चेंज इन यू इनिशियल प्लस यू फाइनल इक्वल्स टू, या एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखो आराम से आंसर आएगा। इनिशियली कैसे है तुम्हारी, ये किस पोजीशन में रखी हुई है, वर्टिकल, माइनस पीई कॉस थीटा 1 मानते हैं, माइनस पीई, अच्छा पीई नहीं, आई एम सॉरी, एमबी, माइनस एमबी कॉस थीटा 1, थीटा देखते हैं क्या है, माइनस एमबी कॉस थीटा 2, मान लो फाइनली कॉस थीटा 2 है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो है ही नहीं। फाइनली क्या होगी, रोटेशन वाली एनर्जी होगी काइनेटिक, जिससे ये रोटेट कर रहा है, और रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0 प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब फाइनली कितना पूछ रहा है, जब वो 60 डिग्री रोटेट कर चुका है, तो माइनस एम बी कॉस 60 डिग्री। इनिशियली क्या है वो, हम वर्टिकल पे है, हाँ तो वर्टिकल पे है, तो कितना होगा इनिशियली, माइनस एम बी 9 खाली, हाँ 0 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये सिर्फ माइनस एम बी, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कर लो, इससे यहाँ से ओमेगा निकल के आ जाएगा तुम्हारा। मैम मैग्नेटिक मूवमेंट कौन दिया था यहाँ पे? दिया तो है, एम चाहिए ना, फिर आपको एम तो चाहिए ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, एम की अच्छा, वैल्यू, हाँ सॉरी। हाँ एम तो चाहिएगा,
तो m की वैल्यू ये हो गई। तो जब भी तुम्हें एंगुलर स्पीड वाला क्वेश्चन आए ना, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जब मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था तो समय की कटौती की वजह से मैं नहीं बता पाई थी। अच्छा है यहाँ पर आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि हमारी जो डायपोल है वो इतने डिग्री से घूम गया है, उसका डायपोल मूवमेंट ये है, तो पर्टिकुलर डिग्री पर उसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होगी, क्योंकि रोटेट कर रहा है तो एंगुलर स्पीड तो है, तो हमेशा एनर्जी कंजर्व करके निकाल लेना, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर इनिशियल और फाइनल कंजर्व कर लेना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपियों में लिख लो, आ सकता है। और कौन सा क्वेश्चन कराना था? और तुम अपनी प्रॉब्लम बोलो भाई, 15 मिनट बचे, कोई प्रॉब्लम बोलो, या फिर मैं 2025 के क्वेश्चंस पे जाती हूँ। ठीक है, बाकी तो हमने कर लिए हैं, 2025 के क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये वाला तुम कर लोगे, ये मैं नहीं करा रही। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, ए प्रोटोन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी in uniform magnetic and electric field which are perpendicular to each other. If electric field is switched off, then proton moves in a circular path of radius this. Find the magnetic field. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हटाने के बाद वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस गिवन है तो सिंपल सा फॉर्मूला R इक्वल्स टू mv बाई qb लगाना है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व है। 48 खुद बताओ, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास जो करंट वाला होता है ना, करंट डेंसिटी, सॉलिड सिलेंडर, जिसमें एक तो करंट जो है पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक में सिर्फ सरफेस पे। तो यहाँ पर देखो पूरे एरिया में है, तो पूछ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दिस। तो कहां पर होगा, फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर लॉ से करते हैं ना इसको, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। ठीक है, तो उस तरीके से ये उस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। तो यानी एम्पियर लॉ से इसको सॉल्व कर लेना। समझ रहे हो ना, अगर मुझे किसी पॉइंट पे भी निकालना है तो यहाँ पर ये मैंने लूप बनाया, तो सिर्फ इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा वो कैसे निकालते हैं, टोटल I करंट फ्लो कर रहा है पूरे कंप्लीट एरिया में जिसका रेडियस पाई r स्क्वायर है। अगर मुझे किसी छोटे r के लिए निकालना है तो किससे निकालेंगे, I डैश इक्वल्स टू, भाई 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, I अपॉन पाई r स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो छोटे एरिया में इतना करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट डेंसिटी वाला है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट याद है। यस मैम। Yes, ma'am. तो बस उसी वाले से एक बार इसको सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 46 मैम 47 एक बार बताना मैम, है ना? इसकी डायरेक्शन 47 बता दो। 47 में 2 कॉइल्स हैं जिनके पास सेल्फ इंडक्टेंस है L1 एंड L2, दोनों क्लोज रखी हुई हैं और जिनका म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। दोनों के पास करंट I1 I2 है। देन द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल I1। देखो कॉइल I1 में कितना EMF इंड्यूस होगा। अब EMF किस किस की वजह से इंड्यूस होता है, एक तो खुद के इंडक्टेंस की वजह से, खुद के करंट की वजह से, बोलो, और एक दूसरा जो दूसरी वाली कॉइल है वो कितना प्रोड्यूस करेगी। यानी इसके पास दो चीजों की वजह से होगा, एक तो इसके खुद के इंडक्टेंस यानी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों की वजह से EMF का फॉर्मूला क्या होता है, d∅ by dt। यस मैम। अगर d∅ by dt, और इंडक्टेंस के केस में क्या हो जाता है, देखो phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर phi को क्या लिखते हैं Li, करेक्ट। मैग्नेटिज्म, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में phi को क्या लिखते हैं Mi, याद करो। यस मैम। ठीक है, फिर EMF कितना हो जाएगा, मैम माइनस Li। ये तो phi है ना, phi, मैम तो EMF क्या होता है, EMF इज d∅ by dt। तो हमें इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो EMF इक्वल्स नेगेटिव बता देना खाली आप, साइन का, तो Yes, साइन ma'am. तो नेगेटिव नहीं आता है ना। मैम दोनों का ही नेगेटिव, मैम माइनस LDI बाई dt का तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन मैम म्यूचुअल का जो है वो भी नेगेटिव आएगा, क्यों?
देखो इंड्यूस्ड तो ईएमएफ का फॉर्मूला ही EMF होता है माइनस डी फाइव बाई डी, फॉर्मूला ही माइनस डी फाइव बाई डी टी है ना, तो दोनों माइनस आएंगे। ओके प्लस कैसे हो जाए, दोनों में फॉर्मूले में ही नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव ही आएगा दोनों। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर इंडक्टर, इसकी वजह से तो I1 होना चाहिए और इसकी वजह से I2 होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। करेक्ट आंसर की से मैच कर लेना एक बार। ओके मैम। आंसर देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो इस वाले कॉइल की वजह से ही होगा ना, इसकी वजह से I2 की वजह से, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में I2 आना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस में I1 आना चाहिए। देख लो कितना इजी क्वेश्चन आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर किसी ने क्लास ली है तो वो डेफिनेटली ये सोल्व करके आता, ये कराया था मैंने क्लास में भी। अब एक तो खुद का इंडक्टेंस होता है और एक जब दूसरी कॉइल को रख देते हैं तो उसकी वजह से भी फ्लक्स लिंक हो जाएगा, तो दोनों की वजह से टोटल फ्लक्स क्या, टोटल ईएमएफ इंड्यूस इन दोनों का एडिशन। क्वेश्चन नंबर 46 देखो जरा कैसे करा है ये। मैम इसमें ना ट्रायंगल का एरिया ले लिया है VT स्क्वायर स्क्वायर करके, ऐसे ही मैम मैंने पहले एक क्वेश्चन किया था तो इस हिसाब से उसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे ना ईएमएफ को, तो टी की वैल्यू जो है वो 1 आ मोशनल जाएगी। ईएमएफ, एक सेकंड, ठीक है रुको। मोशनल ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? BVL। हाँ BVL। वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है क्या? स्लाइडिंग ऑन टू व्हील्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, पॉइंट n इज, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी मान लेते हैं कि b है, ठीक है। अब हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ हमेशा कौन सी लेते हैं इस केस में? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली। तो कैसे लेंथ निकालनी है, कैसे निकालोगे? L चाहिए। मैम एंगल कौन सा दे रखा है पता नहीं लग रहा, 60 मतलब साइड वाले दे रखा है कि ऊपर वाले दे रखा है? Figure shows a conducting rod sliding on the two conducting rails. रेल्स का एंगल है ये, दिस एंगल, यानी ये एक उस तरीके का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये 60-60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये रेल है तुम्हारी AB और BC, ये रेल है और ये तुम्हारा कंडक्टर है जो स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये L निकालनी है। कैसे करोगे? मैम आप बता दो इसमें से। देखो ये तो हमारे पास दो रॉड्स हैं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली स्लाइड करके जा रहा है, पहले यहाँ होगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, ऐसे स्लाइड करके जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इनका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं ये वाला, यानी मैं ये वाली लेंथ निकाल लेती हूँ, मुझे L चाहिए ना, लेंथ तो निकालनी है। मान लो ये क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये वाला जो इसकी वेलोसिटी v है, जो ये रॉड मूव कर रही है इसकी वेलोसिटी v है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं t टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो t टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अगर मैं ये वाला डिस्टेंस मान लेती हूँ कि x है, ठीक है, तो ये t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? x/v, x इक्वल्स टू vt, ऐसे मान लो, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करा इसने। अगर वेलोसिटी v है तो t टाइम में x इक्वल्स टू vt डिस्टेंस मूव किया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि ये लेंथ भी 60 डिग्री है, ये भी एंगल भी 60 डिग्री है, तो इसकी लेंथ आप कुछ भी मान लो, मैं मान लेती हूँ ये वाली लेंथ कितनी है इसकी, ये x मान लेते हैं x है, ये भी x है और ये भी x है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? दिस परपेंडिकुलर लेंथ, ये कितना हो जाता है L बाय कितना आता है ये वाली डिस्टेंस L बाय 2√3 समथिंग आता होगा इंटू VT। अच्छा L बाय
ये लेंथ मेरी कितनी है, ये लेंथ मेरी x है, तो ये कितना हो जाएगा x/2 रूट, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे तो नहीं होगा ये, एक सेकंड रुकना। मैम x sin 60 ले लेंगे ना पर कंपोनेंट। ये 60 डिग्री है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। हाँ, तो ये कितना बनेगा परपेंडिकुलर, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, साइड 60 90 12 होगा ना, 90 डिग्री, ये 30 डिग्री ये वाला बना, तो इसका ये कंपोनेंट हो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, तो कितना बनेगा, एक सेकंड, ये तो नहीं बन रहा। आंसर क्या है इसका, 46 का 1, फर्स्ट ऑप्शन। टी की पावर पे डिपेंड करना है भाई, लेंथ तो निकालनी पड़ेगी इसकी, बिना लेंथ के तो नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। कैसे करें इसको, एक सेकंड, देखो हमें ये साइड, ये हमें लेंथ तो चाहिए कि ये लेंथ कितनी है। मेरा मेरा काम क्या है कि मुझे ये जो कंडक्टर है ना, ये मैं क्या क्या निकालना चाह रही हूँ ये बता रही हूँ। जो ये कंडक्टर जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए एल, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल एल निकालनी है मुझे, ये वाली वैल्यू निकालनी है, दिस वैल्यू। अगर ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, मैं मान लेती हूँ कि जो मेरी जो ये रेल्स हैं इनकी वैल्यू x है, ये मान लो, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस कैसे, ये वाली भी फिर x ही होगी, है ना। पर मुझे इस लेंथ का भी वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, समझ रहे हो, ये भी x है, ये x है, तो ये भी तो फिर x ही बनेगी ना। मैम इसमें ना हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्होंने खाली फंक्शन पूछा है ना टी का, तो मैम हम लोग फाई निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए करेंगे, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैम बेस भी टी का फंक्शन आएगा और हाइट भी टी का फंक्शन आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैम फाई आ गया स्क्वायर के टर्म्स में टी का, और फिर मैम वी निकाल। रुको एक सेकंड, अभी ना इस 46 क्वेश्चन को रहने दो, मैं नहीं ऐसे नहीं होता, मैं एक बार पूरा कॉन्सेप्ट से ही समझाऊंगी। लेट इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, इसको मैं कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कैसे करोगे, इफ ड्यू टू द बार मैग्नेट, इफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज 1%, फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो क्या है, ये ऐसा है कि डाइपोल मूवमेंट कैसे रखा हुआ है, डाइपोल मूवमेंट पर किसी पॉइंट पी पर हमें परपेंडिकुलरली क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल के लिए, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से याद करो कि मेरे पास ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और मुझे इस पॉइंट पे इक्वेटोरियल पे फील्ड निकालनी है। तो क्या आता था, कितना आता था, केपी बाय आर क्यूब, यही आता था ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम के क्या होता है यहाँ पे, म्यू नॉट, है ना। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम, यहाँ पे ये क्या है डिस्टेंस डी, तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई, अनसर्टेनिटी गिवन है, एम को क्या लिख सकते हैं, पी क्या होता था, क्यू ई, और यहाँ से तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन मोमेंट एम क्या हो जाएगा, एम बी। रखो वैल्यूज, बस यहाँ पे तुम्हें बस परसेंटेज एरर निकाल देना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। 44 भाई यही तो फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर वाला इसके परपेंडिकुलर है, तो केपी बाय आर क्यूब लगा देना बस, और इसको इसके अपोज में लिख दो, म्यू नॉट एम अपॉन डी क्यूब, और एम क्या है तुम्हारा डाइपोल, एम बी, बस यहाँ पे अनसर्टेनिटी निकाल देना, हो जाएगा। यस मैम ट्राई कर लेंगे। इसका परसेंटेज एरर निकालना है बस, 3 डेल आर बाय आर ये करना है, और एम को क्या लिख सकते हो, एम बी, और एम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है,
Q इंटू 2A, जैसे ये P होता था ना, P की वैल्यू क्या होती थी, चार्ज इंटू A, ऐसे ही यहाँ पर जो ये M है इसकी वैल्यू क्या होती है, I इंटू ए एरिया। नहीं नहीं, I इंटू एरिया नहीं होगा यहाँ पे, Q इंटू ए है ना, स्मॉल एम डाइपोल होता है, मोमेंट कि मेरे, हाँ स्मॉल एम पॉलीस्टरेंट स्मॉल एम, इनटू हाँ स्मॉल एम इंटू डिस्टेंस, जो ये तुम्हारी डिस्टेंस है ना डिस्टेंस। साउथ से नॉर्थ पोल की डिस्टेंस, ये होगा। देखो मैग्नेटिक मोमेंट के बहुत फॉर्मूला है, आई ए भी होता है, लेकिन ठीक है। मैम एक तुम्हारे पास ये है तुम्हारा इस बार मैग्नेट का डाइपोल, हाँ पे तो डिपेंड इसका ही नहीं क्या कर होगा, रहा मैग्नेटिक मोमेंट पे, किस पे, डाइपोल मोमेंट पे अनसर्टेनिटी सिर्फ क्यों डी नहीं में कर दे रहा, रखा है। नहीं दोनों पे जाएगा अनसर्टेनिटी, बार मैग्नेटिक 10% अनसर्टेन, अच्छा सिर्फ डी का 1% दिया हुआ है, इसका नहीं दे रखा लेंथ कहाँ का, दे रखा है? uncertainty in the 1%, uncertainty in the magnetic length point P, और हमें यूनिट्स तो दी हुई है ना, 10 यूनिट्स और ये 10 यूनिट्स, दोनों में ही लगाना पड़ेगा, एक में नहीं लगा सकते। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बना, म्यू नॉट एम की वैल्यू क्या आई तुम्हारी, एम इंटू 2L, देखो ये डिस्टेंस गिवन है 2L, और ये स्मॉल एम क्या है, इस पोल का डाइपोल, ठीक है डाइपोल, तो ये लिखा m इंटू 2L अपॉन ये हो गया तुम्हारा डी क्यू। तो यानी तुम्हारे पास अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूंगी लेंथ में तो कैसे बनेगा, एक तो ये आया डेल एल बाय एल, और दूसरा क्या आएगा 3D बाय डी, डेल डी बाय डी, ठीक है। परसेंटेज एरर गिवन है 1%, तो कितना बनेगा ये, तो मैम इसमें तो खाली डी का ही दे रखा है। तो ये मैम लेंथ ऑप्शन में एल का नहीं ना है, ले, ऐसे करेंगे तो अगर ये वाला ना ले तो 3% आ रहा है ऑप्शन, मैम गलत है, आंसर वो क्या है, देखा है मैंने अभी 3 ऑप्शन दे रखा है 1.5%। नहीं नहीं फिर 1.5 ही आना चाहिए ना, अगर 1.5 दे रखा है तो गलत नहीं होगा। 3% हमारा 3 आ रहा है, डेल डी बाई डी, और डी का कितना दे रखा है इन्होंने 1%, 10 यूनिट्स, और ये uncertainty, if the percentage uncertainty is, find the uncertainty is the magnetic field at point P, magnetic field तो यही होगी ना, KP हम कहीं by ऐसे तो R, नहीं 2L और डी में रिलेशन देखेंगे, डी और एल में भी रिलेशन लगा करके वहां से अनसर्टेनिटी एल का निकालेंगे। राइट D एंगल और L में, ट्रायंगल नहीं 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 नहीं, इतना नहीं, इतना तो नहीं करना, इतना नहीं करेंगे, होना तो फिर उसके अकॉर्डिंग, अगर हम L को लेते हैं तो फिर 5% आना चाहिए, वो भी नहीं है ऑप्शन में, 3 इंटू डेल डी बाई डी, ये 1% है 10 यूनिट्स में, तो ऑप्शन भी इसका अजीब ही दे रखा है, 1% दे रखा है ना। ऑप्शन 44, हाँ इसका 3 दे रखा है 1.5%। ट्राई किया था तुम लोगों ने ये, नो मैम ट्राई तो नहीं किया था ये वाला। 2025 के क्वेश्चन में इतना वो है क्या ब्लंडर, मैंने तो ये देखे ही नहीं थे क्वेश्चन, मुझे लगा हो जाएंगे क्या। आंसर 3% नहीं है पर 1.5% है ना, और अगर हम एल को ले तो फिर 5% आना चाहिए। देखो इसमें ऑप्शन ही गलत हैं, जैसे अब मैं चेक कर रही हूँ तो ऑप्शन गलत है, ये गलत ही दे रखा है। मैम शायद गलत, इसमें ये तो नहीं करेंगे जैसे कि डी बहुत छोटा होता है एल से, इसलिए एल फॉर्मूला निकलता है, नहीं ये लेकिन जो कंपेरेबल है, स्टार्ट, हाँ शायद कंपेरेबल दूसरा जो तुम्हारे मतलब सिलेबस में शॉर्ट अप्रोक्सीमेशन टाइम, लगाने से पहले
जो फॉर्मूला आता है उसका यूज कर लेंगे। अब वो r माइनस ए स्क्वायर वाला, हाँ, उससे बस करके देखो आप देखिए। उससे करके देख लो। मैम इसके ऑप्शंस गलत है, मैंने अभी सर्च किया। ऑप्शन ही गलत है ना? यस मैम, मैम इसमें आंसर 4% दिखा रखा है और इसमें है ही नहीं। और क्या, या तो 4 होना चाहिए था या 5। अगर हम 2%, ये 2 को ले, या फिर सिर्फ डायरेक्ट देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/d³ के। सीधा सीधा ये देखें तो भी मेरा 2 को हटा दे तो यहाँ पे सिर्फ 1% आ जाएगा, तो यानी 4% आना चाहिए, पर 4 भी तो ऑप्शन में नहीं है ना। मैम जहाँ पे ये मैम सॉल्यूशन ऑप्शन दे गलत रखा है है। ना, उधर दोनों तरीके से दे रखा है। 3% भी दे रखा है मेथड 1 में, जब हम उन्होंने एल इंक्लूड नहीं किया है, और जब एल इंक्लूड किया है तो उन्होंने 4% दे रखा है। 3 भी दे रखा है और 4 भी दे रखा है। इसको ना अगर वैसे करके देखें ना, जो प्रॉपर वाला फॉर्मूला होता है, अगर हम सिर्फ अप्रोक्सीमेशन ना ले, उससे उसका फॉर्म उस वाले फॉर्मूले से करके देखो, विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाले से। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, वो बनेगा तुम्हारा MB, क्या फॉर्मूला होगा, μ0/4 MB A² प्लस R² की पावर 3/2। पर इससे करेंगे तो फिर तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर इससे करके देखना, क्या ही करके दिया है इन्होंने पेपर में। शायद ये भी बोनस क्वेश्चन होगा फिर, क्वेश्चन नंबर 44। छोड़ दो इसको, इतना भसड़ मचा दिया, छोड़ दो इस वाले क्वेश्चन। ठीक है, रहने दो, बोनस में चला गया होगा ये। ऑप्शन 4% तो होना ही चाहिए इसमें। अगर 4% नहीं है तो फिर हम 3% के साथ जाएंगे। 1.5% तो आ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, रहने दो इस क्वेश्चन को। फिर ये क्वेश्चन नंबर 43, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरे पास ये ट्राइंगल है और इसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है लेफ्ट, और ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्वेटोरियल। तो हमें पता है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, μ0/4 sin थीटा प्लस sin थीटा 2। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो μ0I/4 r कौन सा होगा, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ये हम आसानी से निकाल लेंगे, r आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, sin 60 प्लस sin 60 √3/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फिर लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देना, मुझे तीनों साइड के लिए चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरा B नेट आ गया, है ना। ये तो इजी था, ये सिर्फ ये करना था, इसमें r' निकालना हो जाएगा। ये वाला भी, दिस वन इज ऑल्सो, ये वाला इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 43, क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन था, क्लास से सीधा क्वेश्चन आया ये। आई होप कि इतना ही है। जो ये ब्लंडर वाले क्वेश्चन है, जैसे ये 44, इनको अभी छोड़ दो, ये मत देखना। और क्वेश्चन नंबर 46 में एक बार कल समझाऊंगी, ठीक है। चलो, बाकी के जो क्वेश्चन है ना DPP के, ये एक बार सॉल्व करके देख लेना अगर नहीं हुए तो, अदरवाइज जितना पढ़ा है उतना इनफ है, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, आज तो काफी बाय मैम। बाय बाय बाय।